नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हमने बात करी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तक। अब हम आगे बात करते हैं, रदरफोर्ड से आगे चलते हैं। तो रदरफोर्ड के बाद में बात करी थी बोर ने एक परमाणु प्रतिरूप दिया था, नील्स बोर का पूरा नाम। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप की अपन बात करते हैं। तो नील्स बोर ने पहली बात एक कंडीशन रख दी कि नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है, मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं पर यह मॉडल या प्रतिरूप लागू होता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो उन पर यह लागू नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या हो गई बोर के परमाणु प्रतिरूप की कि ये मॉडल केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है, इसके अलावा और किसी पर लागू ये नहीं होता है। तो पहली बात क्या हो गई कि बोर का परमाणु प्रतिरूप केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। अच्छा, बोर ने क्या बात करी? रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु उदासीन गोलाकार वस्तु है। बोर ने कहा उदासीन गोलाकार वस्तु गोलाकार नहीं होके कैसा है, वृत्ताकार है। तो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। उनमें से ही कोई एक कक्षा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो कक्ष या कोश को हम एन से लिखते हैं, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, इस तरीके से। और ऊर्जा स्तर के रूप में इसको अपन देखते हैं तो के ऊर्जा स्तर, एल ऊर्जा स्तर, एम ऊर्जा स्तर, एन ऊर्जा स्तर, इस तरीके से चलता है। मतलब पहले कोश को के ऊर्जा स्तर कहेंगे, दूसरे कोश को एल ऊर्जा स्तर कहेंगे, तीसरे को एम कहेंगे, चौथे को एन कहेंगे, चलता जाता आगे। तो पहली बात इसने क्या करी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। पहले कोश को के ऊर्जा स्तर, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके बाद बात आई थी ऊर्जा को लेके, क्योंकि रदरफोर्ड के क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार गतिशील कण लगातार ऊर्जा की हानि करता है, तो इलेक्ट्रॉन में भी ऊर्जा की हानि होनी चाहिए और वो अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो बोर से भी यही बात पूछी गई कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरना चाहिए लेकिन क्यों नहीं गिरता है। तो बोर ने कहा कि जब कोई कण गति करता है, मूवमेंट करता है, तो दो प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होती हैं, या तो प्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं या अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में अच्छा, प्रगामी तरंगों में क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, जबकि अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो तरंगें तो उत्सर्जित करता है वो, लेकिन वो अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। कैसी तरंगें उत्सर्जित होती है? अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। और अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो रदरफोर्ड ने ये बात बोली कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा अवशोषित करता है। मतलब ऊर्जा का ना अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है, जितनी है उतनी ऊर्जा उसकी बनी रहती है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है, इसलिए वो जहां है वहीं लगातार घूमता रहता है। पर लेकिन यदि कोई उससे बाहर से ऊर्जा दे दी जाए, उसको अपने लेवल पे खुद नहीं देता, कोई दे रहा है, बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो ऊर्जा ग्रहण करके वो उच्च कक्षाओं में चला जाता है और ऊर्जा त्याग कर वो निम्न कक्षाओं में आ जाता है। तो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चला जाता है, ऊर्जा त्याग करके निम्न कक्षाओं में आ जाता है। ऊर्जा का ये जो उत्सर्जन या अवशोषण है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। उन पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं। तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन है या अवशोषण वो किस रूप में होता है? क्वांटा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्वांटा के रूप में होता है। अब जैसे कोई भी परमाणु है, उसका नाभिक है, ये इसका पहला कोश हो गया, दूसरा कोश हो गया। माना कि वो दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर उसकी ऊर्जा E2 है। इसने किसी ने इससे ऊर्जा छीन ली,
तो अब ऊर्जा कितनी रह गई इसकी E1, और इलेक्ट्रॉन अब जंप करके नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। तो पहले ऊर्जा E2 थी, ऊर्जा त्याग थी E1, ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, दोनों कोशों की ऊर्जा के अंतर के बराबर, उसको अपन डेल्टा E से लिखेंगे और ये हो जाएगा E2 माइनस E1। तो इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में पहले E2 थी, बाद में E1 हो गई, परिवर्तन कितना हुआ E2 माइनस E1। इसी टाइम पर एक साइंटिस्ट और हुआ प्लांक, उसने क्वांटम सिद्धांत दिया। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ये जो ऊर्जा परिवर्तन है इसका मान, ऊर्जा परिवर्तन का मान होता है h न्यू। यहां पर जो न्यू है ये आवृत्ति होती है, न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है, और इसका मान होता है c अपॉन लैम्बडा। c अपॉन लैम्बडा, c क्या है, प्रकाश का वेग है, और लैम्बडा है तरंग दैर्घ्य। c प्रकाश का वेग है और लैम्बडा है तरंग दैर्घ्य। c का जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश के वेग का मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो h है, h है यहां पर प्लांक स्थिरांक। h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, और इस h का जो मान होता है वो होता है 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। इसका मतलब एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻7 जूल होता है। एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻7 जूल होता है। तो आवृत्ति न्यू क्या है, h न्यू है, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बराबर h न्यू, न्यू क्या है, आवृत्ति है, उसका मान होता है c अपॉन लैम्बडा। c प्रकाश का वेग है जिसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होती है। h यहाँ पर प्लांक स्थिरांक है जिसका मान है 6.62, कुछ किताबें 6.3 भी लिख देती हैं। 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड, या 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होता है। अब यदि न्यू की जगह हम c अपॉन लैम्बडा रख देते हैं तो यहां पर डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्बडा। ये जो है, अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांक समीकरण क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं प्लांक समीकरण। ये है हमारे पास प्लांक समीकरण। तो प्लांक समीकरण क्या होता है, डेल्टा E बराबर hc अपॉन लैम्बडा। प्लांक समीकरण क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा, इसे हम कहते हैं प्लांक समीकरण। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि प्लांक समीकरण क्या होता है, तो hc अपॉन लैम्बडा। तो दूसरी बात क्या हुई, इलेक्ट्रॉन घूमता इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही अवशोषित करता है। लेकिन यदि बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षा में चला जाएगा, ऊर्जा त्याग कर निम्न कक्षा में आ जाता है। ऊर्जा का जो उत्सर्जन अवशोषण होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। अब माना कि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है, ऊर्जा E2 है, उससे ऊर्जा उत्सर्जित हो गई और वो पहली कक्षा में आ गया, ऊर्जा रह गई E1। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, दोनों के अंतर के बराबर, E2 माइनस E1। इसी टाइम पर प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया और उससे ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E का मान होता है h न्यू। डेल्टा E बराबर क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा। इसे हम क्या कहते हैं, प्लांक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांक समीकरण कहते हैं। अच्छा, यहां पर न्यू होती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, c अपॉन लैम्बडा। c प्रकाश का वेग है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है, h प्लांक स्थिरांक है, इसका मान 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड या 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ये इस करने का, इसको अपन 2 पॉइंट हुए इसके, नील्स बोर के। ऊर्जा की बात हो गई। इसके बाद नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्य करते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर
दो बल कार्य करते हैं। एक तो अपकेंद्रीय बल होता है जो कि बाहर की ओर लगता है, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल जो कि नाभिक की ओर लगता है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर या नाभिक की ओर लगता है। इन दोनों बलों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। ये दोनों बलों का मान एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। बलों का मान एक दूसरे के बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो अपकेंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल को हम लिख सकते हैं mv²/r। अपकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mv²/r। और अभिकेंद्रीय बल का मान होता है Ze²/r²। तो अपकेंद्रीय बल होता है mv²/r और अभिकेंद्रीय बल का मान होता है Ze²/r²। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन दिशा इनकी विपरीत होती है। इसे अपन बोर की प्रथम परिकल्पना कहते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना इसे हम कहते हैं। यहां पर ये सारी चीजें हैं क्या? m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। z क्या है? परमाणु क्रमांक। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और R क्या है? परमाणु त्रिज्या है। R क्या है? परमाणु त्रिज्या है। इस तरीके से इसने क्या कहा कि घूमते इलेक्ट्रॉन पर दो बल काम करते हैं। अपकेंद्रीय बल जो कि बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल नाभिक की ओर लगता है। दोनों बलों का मान एक दूसरे के बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल का मान होता है mv²/r और अभिकेंद्रीय बल का मान होता है Ze²/r²। इसे हम बोर की प्रथम परिकल्पना कहते हैं। किसे? कि अपकेंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। m द्रव्यमान है, v वेग है, z परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और r परमाणु त्रिज्या है। ये इसने प्रथम परिकल्पना दी बोर में। तो प्रथम परिकल्पना में क्या बोला? अपकेंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट इसने अपने पास बताया कि कोई भी घूमता इलेक्ट्रॉन है तो उसके कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान, उसे अपन mv/r से लिखते हैं कोणीय संवेग को। ये इसने बोला कि h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। और सूत्र की जब बात करेंगे तो सूत्र आएगा nh/2π। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान क्या होता है? mv/r बराबर nh/2π। इसे हम बोर की द्वितीय परिकल्पना कहते हैं। ये बोर की द्वितीय परिकल्पना है। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान mv/r बराबर nh/2π होता है। और यहां पर n बराबर क्या है? 1 2 3 4 कुछ भी अपन लिख सकते हैं। उसकी कक्षाएं हैं जो भी परमाणु की। n का मान जैसे उसने बोला प्रथम कक्षा तो n का मान 1 होगा, द्वितीय कक्षा तो n का मान 2 होगा, तृतीय कक्षा तो n का मान 3 होगा, चतुर्थ कक्षा तो n का मान 4 होगा। जो वो कक्षा बोलेगा वही n का मान होगा। तो इसकी द्वितीय परिकल्पना क्या थी? कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होता है। क्वेश्चन आपके पास आता है तो डायरेक्ट आपको n का मान रख देना है। n का मान रखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। n का मान रखने पर आपको क्या करना रहता है कि n का मान आपको, जैसे क्वेश्चन आता है 2016 में क्वेश्चन आया था कि चतुर्थ बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान क्या होगा?
चतुर्थ बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान क्या होगा। तो चतुर्थ बोर कक्षा, एन का मान कितना दिया उसने 4, एन का मान कितना दे दिया 4, चतुर्थ बोर कक्षा। अब यहाँ पर आपको 4 रख देना है, तो कोणीय संवेग कितना हो गया 4h/2π। 4 2 से 2 बार कट गया, आंसर आ जाएगा 2h/π। बस h और पाई का मान नहीं रखना आपको, सीधा n का मान रखेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो जो भी n का मान है वो रख देंगे, आपके पास कोणीय संवेग आ जाता है। तो mvr बराबर nh/2π, जो कक्षा बोली है वो n का मान हो जाएगा, वो मान रखेंगे, कोणीय संवेग आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग mvr का मान nh/2π के बराबर होता है। तो ये बोर की बात है। बोर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, ये बोर का मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। फिर इसने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, जिन्हें हम कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। फिर इसके बाद बोर ने बात करी थी कि घूमते इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही अवशोषित करता है, लेकिन ऊर्जा ग्रहण करके वो उच्च कक्षा में चला जाता है, ऊर्जा त्याग कर निम्न कक्षा में आ जाता है। ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण होता है, उसे हम क्वांटा के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे अपन क्वांटा कहते हैं। फिर घूमते इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, मान बराबर होता है, दिशा विपरीत होती है। mv²/r बराबर z²/r²। प्रथम परिकल्पना उसको अपन कहते हैं, उसमें प्लांक समीकरण था डेल्टा ई बराबर hc/λ। और चौथा पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होता है, ऐसे हम द्वितीय परिकल्पना कहते हैं। इसकी भी कुछ कमियां थी, बोर मॉडल की 2 कमियां थी इसकी मुख्य रूप से। तो एक तो सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि जो बोर का मॉडल है वो केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। अब इसका मतलब एक तरह से हाइड्रोजन के लिए ही बनाया गया, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी दूसरे तत्व को बोर का मॉडल लागू करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने पड़ेंगे। तो केवल एक सबसे बड़ी कमी थी इसकी कि ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है, एक तो कमी ये थी। दूसरी कमी इसमें क्या थी कि 2 प्रभाव थे, जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव। स्टार प्रभाव और जीमान प्रभाव, उनकी व्याख्या नहीं कर पाया बोर। क्या होते हैं ये जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव? कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, उन स्पेक्ट्रम रेखाओं को या तो हम विद्युत क्षेत्र से गुजारें या हम उनको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें। स्पेक्ट्रम रेखाओं को विद्युत क्षेत्र से गुजारें या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें, दोनों कंडीशन में आप किधर से ही गुजारें, विद्युत क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र से, ये और पतली रेखा में विभाजित हो जाती हैं। जो भी इनकी मोटाई है उससे और ये पतली हो जाती है, और पतली रेखाओं में विपाटित हो जाती हैं, उसे अपन प्रभाव के रूप में देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पतली रेखा में बढ़ रही है तो उसे अपन स्टार प्रभाव कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़ रही है तो उसे अपन जीमान प्रभाव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़ रही है तो उसे स्टार प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़ रही है तो उसे अपन जीमान प्रभाव कहते हैं। तो स्पेक्ट्रमी रेखा, अब परिभाषा की बात करें तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर उनका और पतली रेखाओं में विपाटित हो जाना स्टार प्रभाव कहलाता है, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर उनका और पतली रेखाओं में विपाटित हो जाना जीमान प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में गुजार रहे हैं, पतली रेखा में बढ़ रही है स्टार प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र से गुजार रहे हैं, पतली रेखा में बढ़ रही है जीमान प्रभाव। तो इन दोनों के बारे में बोर बता नहीं सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इसकी कमियां हो गई बोर मॉडल की। अब बोर मॉडल के आधार पर हम परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपको सूत्र में मान रखना है जेड का और एन का,
जेड परमाणु क्रमांक रहता है, एन कक्षा रहती है, आराम से निकल जाता है। तीनों के सूत्र में एक साथ लेके आपको कंपैरिजन करके और अनुपात की भी अपन वहां पर बात करेंगे। तो मैं एक साथ आपको चीजें बताऊंगा यहां पर। बोर परमाणु की त्रिज्या R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, इलेक्ट्रॉन का वेग V बराबर 2.188 इंटू 10 की घात, ये एंगस्ट्रम होता है इसकी इकाई। परमाणु की त्रिज्या 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, वेग होता है V बराबर 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मीटर में लेंगे तो 10⁶ हो जाएगा 8 की जगह। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करेंगे, E बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर तीन चीजें हैं हमारे पास। बोर परमाणु की त्रिज्या R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो बोर परमाणु की त्रिज्या कैसे निकालेंगे अपन? परमाणु की त्रिज्या निकालने के लिए R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, सूत्र आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वेग निकालेंगे तो 2.188 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन, और ऊर्जा निकालेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां पर हमारे पास जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, और एन क्या है? कक्षा या कोश। तो जिस भी परमाणु की बात करेगा, जिस तत्व की बात करेगा, उस तत्व का परमाणु क्रमांक हो जाएगा जेड। और जिस कक्षा की बात करेगा, भाई परमाणु क्रमांक उसने बोला हाइड्रोजन तो Z1, हीलियम तो Z2, लिथियम तो Z3, बेरिलियम तो Z4। कक्षा की बात कर रहा है, हो गया प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा का मतलब Z बराबर 1 हो गया। द्वितीय n बराबर, द्वितीय कक्षा n बराबर 2 हो गया। तृतीय कक्षा n बराबर 3 हो गया। चतुर्थ कक्षा n बराबर 4 हो गया। तो आपको ये सूत्र निकालने के लिए त्रिज्या, वेग और ऊर्जा का सूत्र ध्यान रखना है मान निकालने के लिए, और n और z का मान रख के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाता है। परमाणु त्रिज्या निकालने के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। उसने जैसे कहा हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो सूत्र है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हाइड्रोजन परमाणु Z1 हो गया, द्वितीय कक्षा N2 हो गया। तो यहां पर N की जगह 2, Z की जगह 1। तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 0.529 से गुणा कर देंगे, 2.12 के आसपास आंसर आपका यहां पर आता है 2.116। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन का मान रखो, जेड का मान रखो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाता है। इसी तरीके से वेग निकालना है तो 2.188 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन, परमाणु क्रमांक जेड रखो, कक्षा एन रखो, सोल्व कर दो। ऊर्जा की बात कर रहा है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। तो सूत्र ध्यान रख के जेड और एन का मान रखना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। अनुपात इसमें अपन ज्ञात करें इनके, तो अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा कि जैसे अनुपात, ये तो निश्चित अंक हो गए, इनसे तो कोई मतलब रहा नहीं, इनके ऊपर निर्भर करेगा जेड और एन के ऊपर। उस कंडीशन में क्या इसमें रहेगा अनुपात? त्रिज्या का अनुपात, वेग का अनुपात और ऊर्जा का अनुपात। तो जब जेड स्थिर हो, मतलब जेड समान, और एक कंडीशन आएगी एन स्थिर हो, एन समान, तो या तो परमाणु क्रमांक समान होगा या तो कक्षा समान होगी। उस कंडीशन में अपन अनुपात कैसे निकालेंगे?
R1 बटे R2 बराबर, अब Z समान है तो निर्भर n पर करेगी, तो N1 स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर। तो त्रिज्या का अनुपात अपने को निकालना रहा R1 बटे R2 बराबर N1 स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर। मतलब जो जो कक्षाएं आपको दी जाएंगी उन कक्षाओं का अपन वर्ग कर देंगे और वही अनुपात हो जाएगा। वो कहते हैं जैसे पहली और तीसरी कक्षाओं में त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो N1 का मान 1 हो गया, N2 का मान 3 हो गया, तो N1 1 का स्क्वायर, N2 3 का स्क्वायर, तो 1 बटे 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 1:9। तो त्रिज्या का अनुपात जब n अलग अलग हो, कक्षा अलग अलग दे रखी हो, तो जो जो आपके तत्वों का प्रमाण वो कक्षा है उनको क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे, वही अनुपात हो जाएगा। इसी तरीके से वेग का अनुपात की बात करें, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया, ये वेग v1/v2, तो क्या समान है, z समान। तो n की बात कर रहे हैं, n अपोजिट आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा N2/N1। जो जो आपको कक्षा दे रखी है उनको उल्टा कर दो, वही अनुपात हो जाएगा। वो आपको कहते हैं तीसरी और चौथी कक्षा में वेगों का अनुपात क्या होगा, तो तीसरी पहले वाले वो N1, बाद वाले वो N2, तो तीसरी N1 हुआ 3 और N2 हुआ 4, तो 4:3। इसी तरीके से ऊर्जा का अनुपात की बात करें तो E1 बटे E2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो n के ऊपर त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का अनुपात निकाल रहे हैं, R1 और R2 का अनुपात N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, वेग के लिए N2 अपॉन N1 और ऊर्जा के लिए N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। और जब n स्थिर हो जाए तो z के ऊपर निर्भर करेगी, उस कंडीशन में R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा Z2 अपॉन Z1। जो जो परमाणु क्रमांक है उनको उल्टा कर देंगे, अनुपात आ जाएगा। वेग की बात करें v1/v2 बराबर Z1 अपॉन Z2, और इसी तरीके से त्रिज्या ऊर्जा की बात करें तो Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। जो जो परमाणु क्रमांक है उनको अपन वर्ग कर देंगे तो उनके अनुपात आ जाएंगे। आसान सा तरीका ये क्या हमारे पास यहाँ पर हो सकता है। तो त्रिज्या का अनुपात n के ऊपर N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, वेग का अनुपात N2 अपॉन N1 और ऊर्जा का अनुपात N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। Z के हिसाब से त्रिज्या का अनुपात Z2 बटे Z1, वेग का अनुपात Z1 अपॉन Z2 और ऊर्जा का अनुपात Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। ये चीजें रहती है। अनंत दूरी पर किसी भी तत्व की यदि ऊर्जा आपसे पूछे तो वो आपके पास अनंत दूरी पर जो ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। अनंत दूरी पर ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। अच्छा, अब अपन बात देखो, एक होती है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है हमारे पास -ze स्क्वायर अपॉन r। गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का मान होता है -ze स्क्वायर अपॉन r। गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का मान -ze स्क्वायर अपॉन r। अनंत दूरी पर इसका मान शून्य होता है। अच्छा, अब इनमें यदि संबंध की एक बार अपन बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, सीधी सी बात है, याद रखना है आपको, कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान जो होता है, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के माइनस के बराबर होती है। मतलब कुल ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा होती है। और इनका अनुपात की यदि अपन बात करें, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात है वो -1 होता है। कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात -1 होता है। तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के माइनस के बराबर होती है।
कुल ऊर्जा के नीचे थी गतिज ऊर्जा लिया है, तो यहाँ क्या बच गया -1। तो कुल ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, -1 होता है। और सॉरी, कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का, तो कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात -1 होता है। इसी तरीके से स्थिर ऊर्जा के साथ बात करें तो कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। जितनी भी स्थितिज ऊर्जा उसका आधा कर देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो कुल ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। इनका अनुपात की बात करें तो कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यदि आपसे अनुपात पूछे तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, तो 1/2 होता है। कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, 1/2 होता है। कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अनुपात 1/2 और कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात -1। कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, -1 होता है। ये अपने पास बोर मॉडल के बारे में हुआ। इसके बाद आया था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड का विस्तार। देखिए, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। उनमें से कोई वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है जिन्हें अपन कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। सोमरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर नहीं लगाकर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। सोमरफील्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर नहीं लगाकर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है और उनमें से ही कोई एक कक्षा वृत्ताकार होती है। मतलब बोर ने तो कहा सारी कक्षा वृत्ताकार होती है, सोमरफील्ड ने कहा एक कक्षा वृत्ताकार होती है, बाकी सारी दीर्घ वृत्ताकार होती है। तो कॉमन बात दोनों में वृत्ताकार होगी, क्योंकि सोमरफील्ड के अनुसार एक वृत्ताकार, बोर के अनुसार सारी वृत्ताकार। तो यदि इसके हिसाब से अपन दीर्घ वृत्त की संख्या पूछ ले कि दीर्घ वृत्त कितने होंगे, तो दीर्घ वृत्त की संख्या होगी n-1। जो भी n का मान है, जैसे 5 कक्षाएं, n का मान 5 है, तो दीर्घ वृत्त कितने होंगे, 4 होंगे। दीर्घ वृत्त कितने होंगे, 4 होंगे। तो दीर्घ वृत्त की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, n-1 के बराबर होगी। तो सोमरफील्ड ने, बोर ने कहा सभी कक्षा वृत्ताकार होती है, सोमरफील्ड ने कहा एक कक्षा वृत्ताकार होती है, बाकी सारी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है। सोमरफील्ड के बाद अपन बात करेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत, इसे अपन कण की द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। डी ब्रोगली सिद्धांत, कण की द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब दो तरीके की, ठीक है। तो इस सिद्धांत की खोज की थी, डी ब्रोगली सिद्धांत की खोज की थी डी ब्रोगली ने। जो नाम है वही खोज करता था इसका, डी ब्रोगली, लेकिन प्रायोगिक मान किसी और वैज्ञानिक ने दिया। प्रायोगिक मान डेविसन एवं जर्मर ने दिया। डेविसन एवं जर्मर ने दिया। तो कण की द्वैत प्रकृति की खोज की थी डी ब्रोगली ने, प्रायोगिक मान इसका दिया डेविसन एवं जर्मर ने। प्रायोगिक मान किसने दिया, डेविसन एवं जर्मर ने प्रायोगिक मान दिया। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि इसने कहा कि प्रकाश की तरह कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश की तरह कण भी द्वैत प्रकृति दर्शाता है। कण, प्रकाश कैसी दो प्रकार की प्रकृति होती है, प्रकाश की कण रूप और तरंग रूप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो वो कण रूप में रहता है, और जब वो किसी सतह पर जाके पड़ता है तो तरंग रूप में रहता है। उसी प्रकार से कण की भी द्वैत प्रकृति होती है, कण रूप और तरंग रूप। तो दो प्रकार की प्रकृति रखता है कण रूप और तरंग रूप। इसने क्या कहा कि माना कि कोई एक m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से गति करता है। डी ब्रोगली ने क्या बोला, कोई m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से गति करता है, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इस तरीके से दोलन करता है कण। तो ये एक लूप बनने में जो दूरी तय की जाती है,
इसे हम कहते हैं लैम्डा, मतलब तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसने क्या कहा, m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है तो उसके जो तरंग दैर्घ्य का मान है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य का मान उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जब चिन्ह हटेगा तो कोई स्थिरांक आता है और वो स्थिरांक आता है h। h क्या है, प्लांक स्थिरांक। अच्छा, यहां पर संवेग क्या है, p। संवेग p होता है mv। m आप जानते हैं द्रव्यमान, v वेग, और h यहां पर क्या है, प्लांक स्थिरांक, जिसका मान पीछे हमने बताया था 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड या -34 जूल सेकंड। तो तरंग दैर्घ्य का मान संवेग के व्युत्क्रमानुपाती पर होता है। ये हटेगा तो स्थिरांक आएगा h, प्लांक स्थिरांक। तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। p की जगह क्या रख सकते हैं हम, mv। तो लैम्डा बराबर ये भी लिख सकते हैं h/mv। लैम्डा बराबर h/mv। इन दोनों समीकरणों को हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। दोनों में से कोई भी डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। डायरेक्ट सूत्र भी आपसे पूछ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mv। h का मान फिक्स है, m द्रव्यमान है, v वेग है। द्रव्यमान का मान आपको जनरली यहाँ पर ग्राम में दिया जाता है, उसको आप किलोग्राम में बदल लेंगे, 1000 से भाग देंगे। h का मान आप -34 लेंगे, v का मान मीटर प्रति सेकंड में आपको मिलेगा, तो लैम्डा आपको यहाँ पर मीटर में निकल जाएगा। तो डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mv। ये थी कण की द्वैत प्रकृति, जिसमें फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछता है तो डी ब्रोगली समीकरण पूछता है, वो क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mv। ये चीज आप इसमें ध्यान रखनी आपको रहती है। डी ब्रोगली के बाद हमारे पास आया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी जब कण गति करता है तो किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों एक साथ सही ज्ञात नहीं कर सकते। स्थिति और संवेग दोनों एक साथ सही ज्ञात नहीं कर सकते। यदि स्थिति सही ज्ञात करते हैं तो गलती संवेग में हो जाती है, और यदि संवेग सही ज्ञात करते हैं तो गलती स्थिति में हो जाती है। दोनों को एग्जैक्ट मान एक साथ हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो स्थिति सही ज्ञात करोगे तो गलती संवेग में हो जाएगी, और संवेग सही ज्ञात करोगे तो गलती स्थिति में आपसे हो जाती है। इसने कहा कि ये जो संवेग और स्थिति में गलतियों का या त्रुटियों का गुणनफल है वो h/4π से ज्यादा या उसके बराबर होता है। तो इसने कहा था कि संवेग तथा स्थिति में गलतियों का गुणनफल h/4π से अधिक या उसके बराबर होता है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4π। ये ही समीकरण है इसका। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। यहां पर डेल्टा x क्या है, स्थिति में त्रुटि, और डेल्टा p क्या है, संवेग में त्रुटि। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4π। मतलब दोनों गलतियों का गुणनफल h/4π से या तो अधिक होता है या उसके बराबर होता है। इसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इससे अगली क्लास में अपन और बचा हुआ इसका पोर्शन पढ़ेंगे। ये आप लोग देखें, पढ़ें, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक वीडियोस के लिए आप नेशनल करियर एकेडमी से जुड़े रहें।